हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, जिसमें हम लोग मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं। अभी मई 2024 की मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक इकोनॉमी का फर्स्ट वीडियो कर लिया। ये इकोनॉमी का हमारा सेकंड पार्ट होगा और इस पार्ट के साथ हमारा इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हमारा अब आता है जो टॉपिक रिसेंट का, वो है हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। क्या है इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, उसको देखते हैं। न्यूज़ में क्योंकि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडिया में इसको रजिस्टर किया है कि एक 8% डिक्लाइन हुआ है 2023-2024 ईयर के लिए। और जो ये शॉर्ट फेल हुआ है, ये बोला जाता है कि इसका एम्बिशियस जो टारगेट था दैट वाज $60 बिलियन पर 2022 ये था, और एज पर द इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, लेकिन इतना नहीं हुआ है, 8% डिक्लाइन हुआ है। न्यूज़ में और क्योंकि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इसने टच किया ऑलमोस्ट 48.9 बिलियन इन 2023 टू 2024। होना 60 चाहिए था, लेकिन हमारा हुआ कितना, इतना हुआ है। तो जितना हम लोग डिसाइड किया था उससे कम हुआ है। जबकि जो रजिस्टर में डिक्लाइन देखते हैं 2022 एंड 2023 में जो हमारा हुआ था वो 53 हुआ है। हमारा मतलब इससे भी कम हुआ है। जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड किया था उससे तो कम है ही है, साथ साथ में जो हमारा लास्ट ईयर था उससे भी कम है। मेन रीजन है और क्या आता है इसमें, हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर इंपोर्ट है फॉर द ईयर 2023-2024 उसका भी डिक्लाइन हुआ है 8% तक, जो कि 2022 और 2023 में 35.7% था, लेकिन अब जाके वो कितना होता है हमारा 32.8%। इसमें भी हमारा डिक्लेनेशन हुआ है। एज पर जो WTO के ट्रेड स्टैटिकल रिव्यूज हैं 2023 के, ये शेयर करके जो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वर्ल्ड में वो 2.4% था, एंड 2022 में जो कि 1.9% था। लेकिन उसके कंपैरिजन में WTO के कंपैरिजन में हमारा बढ़ा हुआ है एज पर ट्रेड स्टैटिकल रिव्यूज के अकॉर्डिंग। इंडिया को रैंक किया गया 9th इन द वर्ल्ड रैंकिंग ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट। जो ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक क्या 9th है। अब हम लोग देखते हैं सिनेरियो क्या है हमारा ट्रेड का। जो इंडिया का एग्रीकल्चर ट्रेड है इन बिलियंस में आता है। अभी हम लोग अगर देख के चलें तो हमारा जो 2023 और 2024 में एक्सपोर्ट हमारा 48.8 आता है और जो हमारा इंपोर्ट है 32 है। इसके पहले ईयर्स में हमारा एक्सपोर्ट भी ज़्यादा था, इंपोर्ट भी ज़्यादा था। अगर हम लोग इन सब चीज़ों को क्राइटेरिया देखें तो लाइक अगर हम लोग 22 के बाद जाते हैं तो हमारी जो अभी प्रेजेंट में हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो अभी जो प्रेजेंट है इससे धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा टिल 2015, 2016, और उसके पहले वो भी ज़्यादा था। तो मतलब ये पहले डिक्लिनेशन आया, फिर थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। 2019 में ड्यूरिंग द कोविड फिर से डिक्लिनेशन हुआ है, फिर से कोविड का फिर से स्टार्ट हुआ है बूस्ट करना। अब जाके 2023 में फिर से डिक्लाइन हुआ है। मेन रीज़न देखते हैं क्या होगा इसका। कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है हमारा 2024 के लिए, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का कंपोजिशन है उसमें बोला जाता है मैरीन प्रोडक्ट हमारा 15% है, राइस 21, स्पाइसेस 9%, बफेलो मीट 7, शुगर 6, वेजिटेबल एंड 4, अपर टोबैको 3, कॉफ़ी 3 एंड अदर्स 22। जो हमारा इंपोर्ट है तो हम लोग देखते हैं वो भी इसको कैरी ऑन करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट्स वेजिटेबल ऑयल में ये ज़्यादा है हमारा, हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स को। सेकंड पे हमारा आता है अदर्स में, जो हमारे मिसलेनियस में हो जाते हैं, एंड हम लोग पल्सेस भी ले सकते हैं, इसका इंपोर्ट हमारा ज़्यादा आता है। अदर जो लोग एक्सपोर्ट देखें तो उसमें अदर्स प्रोडक्ट का ज़्यादा एक्सपोर्ट है, और फिर मैरीन प्रोडक्ट का, साथ साथ में राइस का, इनका ज़्यादा हमारे में एक्सपोर्ट है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या बोलती है इसको हम लोग अगर देखें तो बोला जा रहा है कि एज पर द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2018, जो ये फ्रेम है, इट इज़ फ्रेम विद द फोकस ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रोडक्शन। जो मेन फोकस क्या था कि एग्रीकल्चर की जो एक्सपोर्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो, बेटर फार्मर रियलाइजेशन हो, सिंक्रोनाइजेशन हो पॉलिसीज के साथ, प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके प्रोग्राम्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। ऑब्जेक्टिव इसका मेन क्या था कि इंक्रीज करे फार्मर की इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन के साथ साथ मिनिमाइज करे लॉस अक्रॉस वैल्यू चेन। एलिमेंट क्या थे हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क के। सबसे पहला हमारा एलिमेंट आता है वो आता है स्ट्रेटेजिकल रिकमेंडेशन।
सेकंड आता है हमारा ऑपरेशनल रिकमेंडेशन। स्ट्रेटेजिकल रिकमेंडेशन में क्या आता है कि इसमें स्टेबल ट्रेड पॉलिसी मेजर्स बनाए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सपोर्ट को बढ़ाया गया था, जिससे क्या हो, ये जो मेन अप्रोच था इससे हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट का इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। ये था हमारा मेन टॉपिक। ऑपरेशनल रिकमेंडेशन में थे, ये प्रोवाइड करता है कि हम लोग फोकस करें क्लस्टर को प्रमोट करने में, प्रमोट कर लें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को, मार्केटिंग को, और प्रमोशन करें ब्रांड इंडिया का। ब्रांड इंडिया का मतलब जो मेड इन इंडिया का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें, और जिससे क्या होगा कि हम अट्रैक्ट करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, और फिर क्या होगा हमारा जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और एंड में जाकर ओवरऑल ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी रेजिम को फोकस कर सकते हैं हम साथ साथ, और हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये भी बढ़ेगा। ये हमारा ऑपरेशनल था कि किस तरीके से काम करना होगा। टारगेट एंड एम ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर इसमें टारगेट एंड एम में, तो हमारा था डबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। डबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो ओवर $60 बिलियन था बाय 2022, ये बढ़ाने को बोला गया कि डाइवर्सिफाई करें हम अपने एक्सपोर्ट बास्केट को, डेस्टिनेशन को, एंड बूस्ट करें हाई वैल्यू एंड वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को, प्रमोट करें हम लोग नोवल, इंडिजिनस, ऑर्गेनिक, एथनिक, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल एग्री प्रोडक्ट्स को इनको प्रमोट करें। टू स्ट्राइव डबल इंडिया शेयर्स इन अ वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंडिया के जो शेयर है उसको बढ़ावा दें बाय इंटीग्रेटिंग विथ ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट करके। इनेबल करें फार्मर्स को कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, एक्सपोर्ट कम्युनिटी अपॉर्चुनिटी मिले ओवरसीज मार्केट में भी। प्रोवाइड करें कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिससे क्या मार्केट एक्सेस मिल सके इजीली, साथ साथ में हम लोग जो बैरियर्स हैं इनको टैकल कर पाएँ बैरियर्स को, और डील कर पाएँ लोग सैनिटरी एंड फिजियो फाइटो सैनिटरी इशूज़ के साथ साथ हम लोग कोप अप भी कर पाए। ये हमारी मेन एजुकेशन पॉलिसीज़ के कुछ एम थे। नीड क्या हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह हम लोग देखें, नीड फॉर द न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी। न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ की ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले हमारा प्रिविलेंस ऑफ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, जो हमारा एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन उसका प्रेवलेंस से ज़्यादा है। एग्जांपल में अगर लेके चलते हम लोग कि एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन रहता है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइजेस होते हैं, इससे क्या होता है कि अनसर्टिनिटी और एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स में और एक्सपोर्ट्स में, जिससे क्या होता है जो प्रोलिफरेटेड यूज होता है ट्रेड एंड पॉलिसी इन्वेस्टमेंट का वो एक एम्बिगियस और पैराडॉक्सल, साथ साथ में AEP वी हैव टू मेक श्योर, ये टर्म अभी देखना पड़ेगा AEP का क्या होता है हमारा, ये मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। एंड हमारा डिक्टोमोस क्रिएशन होता है, मतलब अगर मैं इसको ओवरऑल करूँ तो लाइक नेगेटिव इफेक्ट आता है इसका हमारा, ये क्या कर सकता है एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है जो इंडिया के मार्जिन रिलायबल सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर को वो वर्ल्ड मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचा पाए। फिर ग्लोबल प्राइस सेंसिटिविटी आता है, ग्लोबल प्राइस सेंसिटिविटी हो गया, WTO की इश्यूज हो गए, लिमिटेड बास्केट ऑफ एक्सपोर्ट हो गया, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट हो गया। एक एक करके देखें हम लोग जो ग्लोबल प्राइस सेंसिटिविटी है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है इसमें कम्पिटिटिवनेस होता है बाय द डायनेमिक बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होता है, क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिक प्राइस अलग होगा, इंटरनेशनल प्राइसेस अलग होगा। जब ग्लोबल प्राइसेस आर on when the global prices on upswing, India's agriculture export also surge। जब हमारा ग्लोबल प्राइस बढ़ता है तो हमारा इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है वो भी बढ़ता है, और जब ग्लोबल प्राइस कम होता है तो हमारा जो प्राइस कम्पिटिटिवनेस है वो भी कम हो जाता है और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सफ़र करता है। फिर WTO की इशू क्या है, जो हम एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को यूज़ करते हैं, या फिर जो सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैज़ बीन ए कंटेजियस इशू इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इशू हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इसको एक वायलेशन ऑफ WTO के रूल की तरह भी देखा जाता है। इंडिया ने अनाउंस किया कि इसके जो राइस एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है इसको अनाउंस किया था। फिर क्या जो इंटरनेशनल प्राइस ऑफ राइस शुगर सर्ज बाय अप्रॉक्सीमेट 25%, जब इंडिया ने राइट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन किया तो ओवरऑल वर्ल्ड में ये कितना हो गया था हमारा 25% तक ये बढ़ गया था। जो लिमिटेड बास्केट ऑफ एक्सपोर्ट है, जैसे आप राइस शुगर लेते हैं जो कि सिर्फ बोला जाता है 37.4% ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट में आते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है बैन इन इंडिया। एग्जांपल अगर कोई एक्सपोर्ट करता है नॉन बासमती राइस का, इज करंटली बैन फ्रॉम इंडिया। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो नॉन बासमती राइस को इंडिया से तो उसमें उसको बैन लगा के रखा है।
वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट जो प्रोड्यूसन होता है राइस का ये यूज़ करता है बहुत ज़्यादा वाटर का, लाइक ऑलमोस्ट 3000 से 5000 पर केजी लीटर पर केजी के लिए। जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग 16.3 मिलियन टन ऑफ राइस, इक्वल होता है कि ऑलमोस्ट हम लोग 32.6 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो हम लोग वाटर की सब्सिडीज हैं, फर्टिलाइजेशन है ऑफ राइस, ये आर्टिफिशियली चीप हो जाता है और ये हाइड करते हैं एनवायरनमेंट का जो रियल कॉस्ट है उसको हाइड करते हैं, क्योंकि ओवरऑल वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्सपेंड हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। वे फॉरवर्ड में निकालें तो हमारा आता है ट्रू एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस होता है, ब्रिंगिंग मॉन टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इसमें, फोकस कर सकते हैं ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना होगा, कंसिडर करना होगा हमें कुछ क्लाइमेटिक वेरिएशन को, जिससे क्या हो जो डिटरमाइन करती है इम्पोर्ट पॉलिसीज को। एक एक करके देखेंगे हम लोग ट्रू एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस क्या है, कि हमें फोकस करना चाहिए, इससे हम लोग इम्प्रूव करें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के साथ साथ, और इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन प्रोडक्शन भी लाना होगा, वैल्यूडेशन लाना होगा, मार्केट एक्सेस को बढ़ाना होगा, ब्रांड करना होगा कि जिससे हम लोग प्रमोट कर पाए सस्टेनेबल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। हमें ब्रांडिंग भी अच्छी करनी होगी। ब्रिंगिंग मोर टेक्नोलॉजी, इसमें बोला है कि बहुत ज़्यादा एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा, जिससे प्रिसाइज फार्मिंग हो, एफिशिएंट इरिगेशन हो, जो हम लोग सपोर्ट कर सकें एग्री स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहिए। साथ साथ में इनोवेटिव सॉल्यूशन होनी चाहिए, जिससे हम लोग बूस्ट कर सकें अपनी प्रोडक्टिविटी को और एक्सपोर्ट कर सकें अपनी एफिशिएंसी को। नीदरलैंड हैज़ यूज एडवांटेजेस, आप जैसे देखते हैं एग्जाम्पल कि नीदरलैंड ने यूज़ किया एडवांस ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, सीड टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स को, जिससे वो ग्लोबल मॉडल के रूप में सामने आया। डिस्पाइट एक छोटी सी कंट्री, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। फोकस करना चाहिए हमें ऑर्गेनिक एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पे। बोला गया कि हमें जरूरी है कि हम इंश्योर करेंगे जो डेवलपमेंट हो ऑर्गेनिक एंड पेस्टिसाइड्स का फ्री क्लस्टर का हो, पेस्टिसाइड फ्री क्लस्टर्स का हो, जिससे फार्मर जो प्रोड्यूसर हैं वो बूस्ट कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, और हाई इनकम कंट्रीज में। सेंटर की पॉलिसी होनी चाहिए कि वो डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिंग फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, इसकी तरफ उसका डायरेक्शन हो चाहिए, जिससे जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा होना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, और ग्लोबल फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमें इंश्योर करना चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की हमें एम्फेसाइज करना चाहिए, क्रॉप्स लाइक पल्सेज, ऑयल सीड, जिसको रिक्वायर होता है कम वाटर, फर्टिलाइजर्स। फार्मर का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो बैलेंस रहे विद द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी बैलेंस करके रखना चाहिए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। क्लाइमेटिक वेरिएशन क्या होना चाहिए और इम्पोर्टेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इंश्योर करना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी रहे, स्टेबलाइज हो मार्केट प्राइसेस, ये रहे। अब क्या क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने अभी तक किए हैं उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप टेकन फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, सबसे पहले हमारा ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम टाइस, जो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड असिस्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज इन क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया गया है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। साथ साथ में आता है हमारा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग, एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को देखते हैं। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके द्वारा निकाला गया कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम होनी चाहिए जो एक्ट करे एज ए कैटलिस्ट और प्रमोट करे इंडिया के एक्सपोर्ट को सस्टेनेबल बेसिस पे। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपेदा का क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो मैंडेट करके जो प्रमोट हो सके एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और इंक्लूड होना चाहिए इसमें मिलेट्स फ्रॉम इंडिया से इसमें क्या मिलेट्स का भी इसमें योगदान होना चाहिए, फ्रॉम मिलेट्स भी इसमें एड ऑन होनी चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान, तो बोला गया कि कुछ ऐसा सम स्टेट हैं, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, नोडल एजेंसी होनी चाहिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए, क्लस्टर लेवल कमेटी होनी चाहिए जो एक नंबर ऑफ स्टेट्स में होती हैं। साथ में भी इसमें क्या आता है हमारा फार्मर कनेक्ट पेटल्स आपेदा, बोला गया कि इट हैज़ बीन सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द फार्मर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया इसको, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी रहे, एफपीओस और कोऑपरेटिव हों कि जो इंटरेक्ट कर पाएँ एक्सपोर्टर्स के साथ साथ। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम होनी चाहिए, एक
सेक्टर स्कीम होनी चाहिए जो इसका मेन एम हो कि वो प्रोवाइड करे असिस्टेंस थ्रू द इंटरनेशनल कंपोनेंट्स ऑफ फेज एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीजर। जो एग्रीकल्चर प्रोसीड्यूर्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए पूरे सेंट्रल सेक्टर स्कीम होनी चाहिए जो मिटिगेट कर पाए डिसएडवांटेज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे वो कॉप अप कर पाए, ये होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लैंड स्क्वीज। लैंड स्क्वीज के रिपोर्टली अभी देखा गया है कि जो टाइटल लैंड स्क्वीज है इसको यूज किया गया है इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपोर्ट एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम के द्वारा। ये शोकेस करता है प्रेशर ऑन लैंड लैंडिंग फॉर लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया अक्रॉस द ग्लोब। तो अब बोला जो प्रेशर ऑफ लैंड है उसके बारे में बात की गई कि जो ग्लोबल थिंक टैंक है आईपीएस फूड एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है कि कैसे लैंड को जो वर्ल्ड है वो फेस करे एक सीरियस अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर लीडिंग टू स्क्वीजिंग ऑफ लैंड एंड ड्राइविंग लैंड इनइक्वालिटी। इसका तो जो मतलब एक उन्होंने थिंक टैंक इन्होंने बोला कि किस तरीके से आपको जो लैंड है उस पर प्रेशर पड़ रहा है और क्या हो रहा है जो डिवाइड हो रहा है लैंड वो इनइक्वालिटी डिवाइड हो रही है उसमें। मेन क्या है इसमें अगर हम लोग देखते हैं जो ग्लोबल लेवल पे जो लैंड इनइक्वालिटी है वो 1% ऑफ ग्लोबल लार्जेस्ट फॉर्म। जो लैंड इनइक्वालिटी जो 1% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉर्म नाउ कंट्रोल 70% ऑफ द वर्ल्ड फार्मलैंड। जो पहले 1% था वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉर्म का, अब वो बोला गया 70% है वर्ल्ड के पूरे फार्मलैंड पे। प्राइस वोलेटिलिटी क्या है कि बिटवीन 2008 से 2022 तक जो लैंड प्राइस है वो नियरली डबल हो गए हैं ग्लोबली, जिससे क्या होता है और जो सेंट्रल ईस्टर्न रीजन है उस यूरोप है उसमें तो 3 गुना हो गया। इंडिया में बोला गया जो नया लैंड इक्वलिटी है जो बोला गया टॉप 10 ऑफ द लैंड ओनर्स ऑन 45% ऑफ द फार्मलैंड इंडिया। जो टॉप 10 जो 10% ऑफ लैंड ओनर्स हैं टॉप के वो 45% ऑफ लैंड इंडिया को ऑन करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन की बोला मोर देन 70% ऑफ इंडिया एरेबल लैंड इज अंडर गोइंग वन और मोर फॉर्म्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जो 70% से ज़्यादा एरेबल लैंड है वो बहुत तरीके से डिग्रेडेशन के फॉर्म में आ रहा है, एक से कई ज़्यादा बार। डाइवर्स क्या होता है लैंड स्क्वीज का सबसे मेन खाता है इसमें आता है आपका लैंड ग्रेवलिंग, ग्रीन ग्रैब हो गया, एक्सपेंशन एंड एनरोचमेंट ऑफ फार्मलैंड, फूड सिस्टम रिकॉन्फिगरेशन और कुछ अदर रीजंस पे एक एक करके देखेंगे इनको हम लोग। तो लैंड ग्रैबिंग क्या होता है कि बोला एप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड थ्रू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ कॉमन लैंड विद द इंस्ट्रूमेंट सच एज लीज कंसेशन कोटा। बोला कि किसी लैंड को एप्रोप्रिएशन मतलब प्राइवेटाइजेशन कर लेना कॉमन लैंड को, चाहे उसको लीज पे दिया हो या कंसेशन के रूप में या फिर कोटा के रूप में दिया हो, इस तरीके से डीरेगुलेशन हो जाता है। कि जब क्या होता है गवर्नमेंट होती है वो डीरेगुलेट करती है लैंड मार्केट्स को, अडॉप्ट करती है प्रो इन्वेस्टर पॉलिसीज को जिससे वो क्रिएट कर पाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ग्रोथ कॉरिडोर्स। बोला गया ऐसे एरिया को गवर्नमेंट यूज करती है जिससे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या ग्रोथ कॉरिडोर्स बना सके। फाइनेंशियलाइजेशन होता है कि जो लैंड ओनरशिप होता है वो ट्रांसफर होता है फार्मर टू फाइनेंशियल सेक्टर में, ये ट्रांसफर हो जाता है फाइनेंशियल एक्टर्स में। वाटर ग्रैब्स एंड रिसोर्स ग्रैब क्या होता है जो लैंड होता है वो डील करता है फोकस ऑन रैपिड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से एक्सट्रैक्शन होता है रिसोर्सेज का, चाहे वाटर इंटेंसिव हो चाहे क्रैश क्रॉपिंग हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को यूज़ करते हैं, इस वजह से होता है रिसोर्स ग्रैब या फिर वाटर ग्रैब। ग्रीन ग्रैब क्या होता है कि जो अप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड appropriation of the land through the top down conservation scheme, टॉप डाउन कंजर्वेशन स्कीम के जरिए जो इसको किया जाता है, जिसमें क्या होता है जो कार्बन और बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट है उसका एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग कि बायोडाइवर्सिटी नेट गेन इनिशिएटिव, बायोफ्यूल्स एंड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन, जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी नेट गेन इनिशिएटिव भी हम लोग करते हैं, बायोफ्यूल्स जनरेशन होता है, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग ग्रीन ग्रैब बोलते हैं। और ये जो हमारा है 20% ऑफ द लार्ज स्केल एंड लैंड डील्स इसमें आता है हमारा ग्रीन ग्रैब में आता है। एक्सपेंशन और एनरोचमेंट ऑफ फार्मलैंड बोला कि माइनिंग्स के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मेगा सिटीज़ के लिए, इसके लिए यूज़ होता है हमारा फार्मलैंड। माइनिंग प्रोजेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट बोला जाता है 40% ऑफ रिकॉर्डेड लैंड स्केल लैंड डील्स ओवर द पास्ट 10 ईयर में ऑलमोस्ट 14% रिकॉर्ड किए गए लैंड स्केल में जो माइनिंग प्रोजेक्ट होते हैं। फूड सिस्टम रिकॉन्फिगरेशन होता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और कंसोलिडेशन होता है एग्री फूड सेक्टर्स का विद द कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, इसमें होता है कि आपका फूड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है, उसी जगह पूरी फैक्ट्री हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो लैंड है वो पूरा यूटिलाइज होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाती है, एक ही जगह पे आपको दो तरीके से काम उस लैंड को यूज भी कर रहे हो, साथ साथ में इसमें भी ले सकते हो कि डेयरी फार्मिंग हो गया जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो जाती है नियर बाई कोई अच्छे विलेज रिमोट एरिया पे जहाँ पे बहुत सारे विलेज हों, ऐसी जगह। अदर रीजन में क्या था कि कॉलोनियल रीजन में आते जो एक्सट्रैक्टिव लैंडलॉर्ड बेस्ड रेवेन्यू थे, जैसे कि जमींदार सिस्टम, वो हो गया आपका अदर रीजन। सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिक प्रैक्टिस होती थी जैसे कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, पार्ट पैट्रियार्की, ये सब होता था। कुछ सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन होते थे जिससे लैंड डिस्प्यूट्स का बढ़ावा हुआ था। दिस, अब देखते हैं इसके बारे में, जो दिस ड्राइवर्स आर एक्सरबेटेड बाय अदर एनेबलिंग फैक्टर्स, ये अदर एनेबलिंग फैक्टर्स के द्वारा और ज़्यादा बढ़ जाते थे। जैसे कि जो अगर जिस ट्रांजिशन पाथवे को बनाने में जब फेलियर हो जाए तो इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की इनसिक्योरिटी हो जाए, इकोनॉमिक लिमिटेशन हो, लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो स्मॉल स्केल फार्मर्स का, मार्जिनलाइज ग्रुप हो, या फिर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी गाइडेड बाय स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी थोड़ी कमी हो, ऑनगोइंग ट्रेड लिबरलाइजेशन बायसेस, और जो अभी ऑनगोइंग ट्रेड लिबरलाइजेशन ये हमेशा बायस भी रहता है। इम्पैक्ट कहता है लैंड डिस्प्यूट्स का, आप भी देखते हैं जो इम्पैक्ट इसमें ऑन लोकल फार्मिंग कमिटी पे क्या आता है। सबसे पहला बोला है कि जो लैंड लॉस है, कंसंट्रेशन है और फ्रेगमेंटेशन, ये इंक्रीज होता है इनपुट कॉस्ट से, लैंड प्राइस वॉलेटिलिटी से, एंड अंडरमाइन करता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से, स्पेशली स्मॉल होल्डर्स ऑफ एग्रीकल्चर। जब कोई कम होल्ड करता है इसमें, फार्मिंग कमिटी होती है, लोकल लेवल लैंड लॉस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा इनपुट कॉस्ट होता है, लैंड प्राइस की वॉलेटिलिटी कम होती है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी कम रहता है। इससे कहता है ये स्पेशली स्मॉल होल्डर्स एग्रीकल्चर को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एज पर द रिपोर्ट जो 30% ऑफ द लैंड ग्रैब्ड है 2000 के बाद, वो सब किस पे है? स्मॉल होल्डर फार्मर्स पे है। एग्जर्वेशन ऑफ द परसिस्टिव रूरल पॉवर्टी एंड लाइवलीहुड प्रेशर्स, बोला कि ऑन स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स, इसमें क्या होता है लाइवलीहुड का प्रेशर होता है, रूरल पॉवर्टी होती है, इस वजह से ये ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा वेल्थ इनक्वलिटी होती है, जिससे क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये रिड्यूस हो रही है फार्मर्स की इकोनॉमी, और जिससे क्या होता है फीवर कुछ ही पोटेंशियल यूजर्स होते हैं जो क्रेडिट कर पाते यूजर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट का यूज़ कर पाते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है इंडिजिनियस पीपल में, इसमें आपका इम्पैक्ट देखते हम लोग। तो जो लैंड कन्वर्सेशन एंड डिस्पोसेशन ऑफ लैंड इज लीडिंग टू द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, जब आपका लैंड कन्वर्सेशन होता है या फिर डिस्पोसेशन होता है कि मतलब और किसी का है, आप किसी को दे रहे हो, जब ट्रांसफर करते हो, इससे बहुत बड़ा ऑपरेशन भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, मास डिस्प्लेसमेंट होता है, और लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं कि कोई किसी की ज़मीन जब कब्जे में लेता है या फिर उस पर लाइक अवैध कब्जा करता है, इस वजह से क्रिएट हो जाता है। ऑन एनवायरनमेंट में जो लॉस एंड डैमेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बोला गया एक्सपर्ट रिपोर्ट जो 87% ऑफ लैंड है ग्रैब करता है ऑकर्स इन द रीजन ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि लैंड ग्रैब का बढ़ता है सीन। लैंड डिग्रेडेशन होता है जिससे क्या होता है जो प्रमोट करता है टेक्नो सेंट्रिक, कैपिटल इंसेंटिव, केमिकल इनपुट इंटेंसिव मेथड्स होते हैं एग्रीकल्चर में, जिससे क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता है। वाटर स्ट्रेस होता है जिससे क्या होता है जो लैंड डाइवर्जन ऑफ वाटर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स सच एज ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजप्शन होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में वाटर स्ट्रेस भी बढ़ता है। बोला कि मोर देन हाफ ऑफ द लैंड ग्रैब्स आर इंटेंडेड टू वाटर इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन तो उससे भी वाटर स्ट्रेस बढ़ता है। ऑन फूड सिक्योरिटी में देख लो, ऑन फूड सिक्योरिटी पे क्या आता है कि जो कन्वर्सेशन ऑफ फार्मलैंड होता है जिसको हम लोग सोलर पार्क में चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फ्रेगमेंटेशन भी बढ़ता है, जिसमें आपको श्रिंकिंग होता है लैंड अवेलेबल फॉर सस्टेनेबल फूड एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी की वजह से सोलर पार्क में आप कन्वर्ट करवा देते हो उसको, लैंड ग्रेड जो डिग्रेड हो रहा है उसको सोलर पार्क में कन्वर्ट करा दिया, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको कन्वर्ट करा दिया, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, इसमें कहते हैं जो कुछ लैंड है वो सिंक हो गया, फिर मतलब कम हो गया उस जगह, जिससे क्या होता है जो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन है वो ही हो सकता है। इसमें सिर्फ स्टेप्स क्या लिए गए हैं इंडिया के द्वारा इसके लिए, तो पहला वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आता है आपका, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या आता है वो देखते हैं। फिर पोस्ट 2000, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आपका आता है सबसे पहले
कि एवोल्यूशन किया जमींदारी सिस्टम का, जिससे क्या हुआ कि जो रिमूव किया लॉयर फॉर द इंटरमीडियरीज जो स्टूड बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड द स्टेट, जो रिमूव किया लेयर को, जो इंटरमीडियरीज या फिर आपके कल्टिवेटर और स्टेट के बीच में, तो उनको हटा दिया। टेनेंसी एबोलिशन किया गया, जिसमें क्या हो गया, आइदर जिसने आउटलॉ किया है, टेनेंट्स होते हैं, टेनेंट होते थे, इनको हटा दिया इन्होंने, और रेगुलेट किए रेंट को, और कुछ सिक्योरिटी दी टेनेंट्स को। वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन द वेस्ट बंगाल एंड केरला, जब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वेस्ट बंगाल वो केरला में हुआ था। लैंड सीलिंग आर्ट्स थे, जिसने अपर इम्पोज किया एक अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय ए पर्टिकुलर फैमिली, कि सबसे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स अमाउंट ऑफ लैंड जो कोई कंपनी या फिर एक फैमिली होल्ड कर सकती है। भूदान मूवमेंट बढ़ाया, जिससे कि वो आचार्य विनोबा भावे ने बढ़ाया, जिसका मेन था कि प्रोविजन ऑफ लैंड बाय गिफ्ट टू द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ टू लैंडलेस, कि कॉमन बेनिफिट लैंडलेस होगी, कॉमन बेनिफिट्स के लिए उनको कुछ लैंड का दान करना, ये बढ़ाया भूदान मूवमेंट। 2000 के बाद क्या हुआ कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, एज पर द फॉरेस्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016, जो फॉरेस्ट एक्ट थे 2016 की, इसने इंश्योर किया कि लैंड टेन्योर को बढ़ाया, लाइवलीहुड को बढ़ाया, फूड सिक्योरिटी बढ़ाया, फॉरेस्ट ड्वेलिंग्स जो कि एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स थे उनके लिए इन्होंने लैंड टेन्योर को बढ़ाया, लाइवलीहुड को बढ़ाया, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया एज पर द फॉरेस्ट राइट्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्वामित्व स्कीम आया, जिसने क्या किया है कि प्रोवाइड के लीगल ओनरशिप टू द कार्ड्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनरशिप ऑफ कार्ड और प्रॉपर्टी की ओनरशिप को भी बढ़ावा दिया इन्होंने। साथ साथ में उन्होंने बोला कि मैपिंग किए नए लैंड पार्सल को ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, फेयर कंपेंसेशन और ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, इसको बढ़ावा दिया इन्होंने। रिहेबिटेशन किया और रीसेटलमेंट एक्ट भी आया इसमें 2013 में, जिसने इंश्योर किया कि ह्यूमन प्राइवेटाइजेशन, इन्फॉर्म एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए लैंड एक्विजिशन के एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, इसके लिए ये बोला इसमें। साथ में भी हम लोग देखते हैं इसमें कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मॉडल ट्रांसपेरेंसी एक्ट होना चाहिए। इसका मेन एम है कि बैलेंस करेगा राइट ऑफ ऑल टाइप ऑफ टेनेंट्स को, लैंडलॉर्ड्स को, और क्रिएट करेगा एक अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम को रेंटिंग के लिए, प्रेमिसेस के, और डिसिप्लिन्ड इफेक्टिव मैनर्स के लिए। इकोसिस्टम फॉर रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस एंड डिसिप्लिन्ड एंड इफेक्टिव मैनर्स, डिसिप्लिन एंड इफेक्टिव मैनर्स में इसको यूज कर पाए, इस वजह से इसको बढ़ावा दिया। वे फॉरवर्ड कैश मान लो, अगर वे फॉरवर्ड निकालते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट्स क्या आते हैं कि स्ट्रेंथनिंग सेल्फ डिटरमाइंड लैंड गवर्नेंस सिस्टम को, एस्टेब्लिश करना चाहिए इंटीग्रेटेड लैंड एनवायरनमेंट एंड फूड सिस्टम गवर्नेंस को, कि बाय डेमोक्रेटिक स्पेशल प्लानिंग प्रोसेस होना चाहिए, कम्युनिटी लेड मैपिंग होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। इस्टेब्लिश कैसे करें हम इंटीग्रेटेड लैंड को, एनवायरनमेंट को, फूड सिस्टम गवर्नमेंट्स को, कि होल्ड करें हम लोग ग्रीन ग्रैप को, और इंश्योर करें कि जस्ट एंड ह्यूमन राइट्स बेस्ड ट्रांजिशन को इंश्योर करें। द राइट टू लैंड शुड बी द हार्ट ऑफ द क्लाइमेट गवर्नेंस एज enshrined in the US Declaration of the Right to Indigenous People and the UN Declaration of the Right of Peasants and Other Working in Rural Area, as पर द जो UN की हमारे अनट्रिप एंड अनड्रॉप है, इसके अकॉर्डिंग बोला गया जो लैंड है, राइट ऑफ लैंड होना चाहिए, जिसमें क्या हो हार्ट ऑफ क्लाइमेट गवर्नेंस का होना चाहिए। ओके, बोला मोर फ्रॉम द कमोडिटी टू कमोडिटी लेड डिसेंट्रलाइज कन्वर्सेशन में क्या होता है कि जो फोकस करना चाहिए एग्रो इकोलॉजी पे, लैंड शेयरिंग पे एंड इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एनर्जी प्रोजेक्ट पे हमें करना चाहिए, इस पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, इसका मेन एम था कि ये ट्रांसफॉर्म करे प्रीवियस स्टेट मैनेज फॉरेस्ट को, जिससे क्या हो कि हमारा जो कॉमन मैनेज कमिटीज़ हैं, इस पे भी फॉरेस्ट लैंड को भी इसमें कन्वर्ट करें, जो कम्युनिटी के द्वारा मैनेज कॉमन लैंड्स होते हैं उसमें इसको हम लोग कन्वर्ट करें। होल्ड ग्रीन ग्रैप्स एंड रिमूव स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द लैंड मार्केट्स, हमें ग्रीन ग्रैप्स को होल्ड करना चाहिए, हमें क्रैप करना चाहिए फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट को, ग्रांट करना चाहिए हमें प्री एम्प्टिव राइट्स टू कम्युनिटीज़ को भी हमें कुछ राइट्स इसमें देने चाहिए। फोर्ज करना चाहिए हमें न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, नई जनरेशन ऑफ लैंड को, और एग्रीग्रीन रिफॉर्म्स को बढ़ावा चाहिए, जिससे क्या हो जो हमारा स्मॉल स्केल फूड है उसको स्ट्रेंथन कर पाएँ,
प्रोड्यूसर्स लाइवलीहुड को फेयर प्राइजेस मिलना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, पेंशन एंड इंश्योरेंस सिस्टम भी इनके लिए हमारे पास होना चाहिए। ये इसमें आया लैंड के लिए रिफॉर्म कुछ। अब हमारा आता है न्यूज इन शॉर्ट्स, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है कमोडिटी डिफेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कमोडिटी डिपेंडेंस की कमोडिटी किस पे डिपेंड होती है उसको लेकर हमारी आती है न्यूज। चलो इसको गो थ्रू। अब इसमें हमारा आता है न्यूज इन शॉर्ट्स, इसमें सबसे पहले आता है हमारा कमोडिटी डिपेंडेंस। कमोडिटी डिपेंडेंस क्या है इसको हम लोग देखते हैं कि बोले जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल्स हैं असेंबली रिसेंटली हाईलाइट किया कि इशू ऑफ कमोडिटी डिपेंडेंस। अबाउट कमोडिटी डिपेंडेंस क्या है कि एक कंट्री जो डिपेंड होती है अपने एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज में, और कमोडिटी डिपेंडेंट बोला जाता है जब इसके मर्चेंडाइज एंड एक्सपोर्ट्स आर हैवली कंसंट्रेटेड ऑन प्राइमरी कमोडिटीज, जब वो प्राइमरी कमोडिटीज पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जैसे अपन क्रूड ऑयल, ऑयल, आयरन ऑयल, ये सब हो गया। जो सोर्स होता है कमोडिटी डिपेंड्स को, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंट्री के परसिस्टेंस और स्ट्रक्चरल कंडीशन के साथ साथ लिंक होता है, चाहे वो रिसोर्स इंडोमेंट हो, उसका फैक्टर कंपोजिशन हो, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, जोग्राफिकल सिचुएशन, हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी अदर फैक्टर्स हो, ये सब इसी में होता है, इसके साथ ये लिंक होता है। इश्यूज के कमोडिटी डिपेंडेंस में आता है सबसे बोला कि एक्सपर्ट कंट्रीज टू शॉक। जो डिपेंडेंस होता है ये लीव करता है कि इकोनॉमी हाई एक्सपोज टू शॉक्स सच एस, जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था जो प्राइस स्विंग है इंटरनेशनल मार्केट में, इससे क्या हो जो एक्सपोर्ट कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आती हैं क्योंकि वो कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाता है। जो लिंक होता है लोअर ह्यूमन वेलबींग के साथ, अगर बोला जाए 2021 में जो 29 आउट ऑफ 32 कंट्रीज थे ये थे लो HDI स्कोर्स के साथ साथ लोअर ह्यूमन वेलबींग के साथ साथ कम्युनिटी डिपेंडेंट में मोर वनरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। मोर देन बोलेगा 60% ऑफ वर्ल्ड स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स हैं जो फ्रंट लाइन में आते हैं क्लाइमेट क्राइसिस पे, ये कमोडिटी डिपेंडेंट ही होते हैं। प्रोफाउंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में आता है जैसे कि माइनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल डिपेंडेंट कंट्रीज हो गया, ये इंगेज करते हैं ट्रेड में, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स होता है इनका कैपिटल ओनर्स का, वो रेदर देन द वर्कर्स, ये कैपिटल ओनर्स से इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है मोर देन द ट्रेड। वे हेड में क्या है जो डेवलपिंग डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होती है कि हमें डेवलप करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को जो प्रमोट करे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को, और जो गैदर कर पाए सपोर्ट कमोडिटी डिपेंडेंट्स के लिए कंट्रीज में, और इंकरेज कर पाए इनका नेशनल पॉलिटिकल विल को ये इंकरेज कर पाए। सेकंड आता है हमारा एलिजिबिलिटी फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग बाई SFBS। एलिजिबिलिटी क्या है यूनिवर्सल बैंकिंग की, तो जो RBI ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइडलाइंस की स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए जो कि ट्रांजिस्ट में हेल्प करते हैं टू यूनिवर्सल बैंकिंग में। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से ट्रांजिशन जब वो यूनिवर्सल बैंकिंग होता है उसके लिए बोला कि एक अनटैप लाइसेंस का यूज़ किया गया है। अब इसमें क्या जो यूनिवर्सल बैंक है और जो बैंक होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक के बियॉन्ड जाकर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बियॉन्ड जाकर, जैसे कि आपको एक इंश्योरेंस हो गया। अभी तक देखा गया जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक थे ये अलॉट किए गए थे सिर्फ प्राइमरी अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें एक्सेप्टेंस होता था डिपॉजिट और लेंडिंग ऑफ अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शन का। अब क्या है जब इनको ऑन टाइप लाइसेंसिंग मिलती है तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में जो अलाउ करता है बैंक्स को कि वो अप्लाई करें डायरेक्ट बैंकिंग लाइसेंस के लिए विद द RBI थ्रू आउट द ईयर। तो RBI के साथ साथ पूरे साल के लिए जो बैंकिंग लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बोलेगा प्रियर टू दिस जो बैंकिंग लाइसेंस थे ये ग्रांटेड किए जाते थे इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द RBI, जब RBI इन्विटेशन भेजती तभी आप अप्लाई कर सकते थे टू प्रोस्पेक्टिव प्लेयर्स, और ये सब उनको होते थे जो आपके बहुत अच्छे प्रोस्पेक्टिव प्लेयर्स हैं उन्हीं को सिर्फ RBI पहले इन्विटेशन भेजती थी। अब एलिजिबिलिटी क्या है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का कि वो कैसे ट्रांजिस्ट करते हैं यूनिवर्सल बैंक्स में। सबसे पहले बोला कि जो नेटवर्थ होती है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की वो मिनिमम नेटवर्थ होती है जो 1000 करोड़ से कम होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए मिनिमम। स्टेटस होता है कि जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है ये भी आपके शेड्यूल बैंक में आना चाहिए विद अ सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होना चाहिए मिनिमम 5 साल तक के लिए। फाइनेंशियल हेल्थ देखें जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है शुड हैव नेट प्रॉफिट इन द लास्ट टू फाइनेंशियल में नेट प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। अगर एसेट क्वालिटी देखें तो जो ग्रॉस नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो GNP होते हैं या फिर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं मस्ट बी लेस देन
बोले कम से कम और यह बराबर 3 या 1% तो होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली ओवर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। स्टॉक लिस्टिंग होता है जो शेयर्स मस्ट बी लिस्ट ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर लिस्ट होने चाहिए। प्रोमोटर्स रिक्वायरमेंट नो एडिशन ऑफ दिस प्रोमोटर्स की नए प्रोमोटर्स का कोई एडिशन नहीं होना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये परमिट होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन और ये जो होता है ना परमिट सिर्फ ट्रांजिशन के टाइम पे ही परमिट होता है। नो चेंजेस आर अलाउड टू द प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन प्लान। जो प्रोमोटर्स होते हैं उनका कोई भी चेंज नहीं होता जब आप डाइल्यूशन प्लान का शेयर होल्डिंग कर रहे हो, जब आरबीआई के द्वारा वो अप्रूव किया गया हो। प्रेफरेंस का तो जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है इसमें डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो होता है, ये प्रेफर किया जाता है। अगर उसको लोन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है उसको। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में देखें, जो इसका जेनेसिस है अनाउंस होता है, ये होता है यूनियन बजट ऑफ 2014 और 15 में। रजिस्ट्रेशन होता है कि रजिस्टर्ड किया जाता है एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 2030, इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। फिर बोला कि जो लाइसेंस होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। वो बोलेगा नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ वेयर टू ऑपरेट, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कहाँ इसको ऑपरेट करना है, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन इस पर नहीं होता कि कहाँ इसको ऑपरेट करना है। कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है कि इसमें बोला 200 करोड़ का तो कैपिटल इसमें होना चाहिए फॉर सम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, लिए कम से कम 200 करोड़ का तो इसमें कैपिटल होना चाहिए। और बोला कि मैंडेट क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रिक्वायर होता है इसको कम से कम 70% ऑफ देयर जो एनबीसी एडजस्टेड नॉन बैंक क्रेडिट है वो टू द प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर पे होना चाहिए। इसको ये मतलब इनको एक्सटेंड करके रखना होगा 70% ऑफ एडजस्टेबल नेट बैंक क्रेडिट को इनको प्रायोरिटी सेक्टर पे रखना होता है। अब नेक्स्ट आता हमारा कि 5 ईयर रिपोर्ट्स, 5 ईयर रिव्यू ऑन इंडिया मर्चेंडाइज ट्रेड रिपोर्ट्स। जो इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड रिपोर्ट है उसका 5 साल का रिव्यू आया है, उसको देखते हम लोग कि जो रिपोर्ट है रिलीज की गई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई के द्वारा। इसका मेन एसेट्स क्या है कि इम्पैक्ट करते हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रप्शन और डोमेस्टिक हर्डल्स होते हैं। रिव्यू करता है मार्केट शिफ्ट्स को इन ट्रेड परफॉर्मेंस में इसको ये रिव्यू करता है। रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करता है कि जो वेरियस इम्पैक्ट होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में FTA में, जो इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं इंडिया के ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ये ट्रीटीज होती है दो कंट्रीज, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में, जिसमें वो रिड्यूस करते हैं और एलिमिनेट करते हैं कुछ सर्टेन बैरियर्स को ट्रेड के और इन्वेस्टमेंट के। ये फैसिलिटेट करते हैं स्ट्रॉन्गर ट्रेड बड़े इनके में, और कमर्शियल जो टाइज होते हैं बिटवीन जो पार्टिसिपेटिंग कंपनी होती है उनके बीच में जो कमर्शियल टायर है वो ज़्यादा रहे। ये कवर करते कुछ एरिया जैसे कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज का होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा, इसमें ये थोड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रहते हैं। ये फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट ऑफ इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि बोले जो इंडिया का मर्चेंडाइज इंपोर्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स के साथ वो 38% बढ़ा है, जबकि जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 14.5% बढ़ा हुआ है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद एशियान के साथ ये साइन किया गया था 2010 में। इसने ग्रोथ दिखाया है इंपोर्ट्स फॉर अ फास्टर पेस देन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट्स में इंपोर्ट इसका अच्छा है एंड एक्सपोर्ट थोड़ा इसका स्लो है, ये बोल सकते हैं हम लोग। ओवरऑल जो इंडिया का रैंक है वो 17th ग्लोबल रैंक में आता है। जो इंडिया का रैंक है वो ओवरऑल कितने पे आता है 17th आता है ऑन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, और आपका जो इंपोर्ट है उसमें आपका 8th आता है। ओके, इश्यू क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, क्या हमारे पास सबसे पहले का तो लोअर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूटिलाइजेशन होता है। जो इंडिया का FTA यूटिलाइजेशन है ये हमेशा कम रहता है, अराउंड सिर्फ 25% रहता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज उनका ये ऑलमोस्ट 70 to 80% रहता है। जो हमारा कंप्लायंसेस कॉस्ट है ड्यू टू जो कॉम्प्लेक्स हमारा सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसकी वजह से कंप्लायंसेस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है हमारा। और जो हमारा नॉन टैरिफ बैरियर्स है, जो हमारा नॉन टैरिफ बैरियर्स है ये क्या रहता है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड है, सैनिटरी होगा, फाइटोसैनिटरी मेजर्स हो गए, इस वजह से और टेक्निकल बैरियर्स की वजह से हो गए कंट्रीज लाइक जापान, इससे क्या हमारा परसिस्टेंस ये बना रहता है, नॉन टैरिफ बैरियर से बना ही रहता है। लिमिटेड अवेयरनेस है क्योंकि जो इनएडिक्वेट प्रमोशन हो रहता है, आउटरीच एक्टिविटी कम होती है FTA की बिटवीन अमंग एक्सपोर्टर्स में ये बहुत कम रहता है, तो अवेयरनेस बहुत कम है इसमें। ये रिकमेंडेशन क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अकॉर्डिंग टू द सुरजीत भल्ला कमेटी, जो अभी हमारे FTA की रिसेंट कमेटी बनी थी उसके लिए क्या रिकमेंडेशन उसको देखें। सबसे उन्होंने बोला कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए ट्रेड के लिए, जिसमें आपको गुड्स एंड सर्विस
इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम टेक्निकल रेगुलेशन के ऊपर, जिसमें आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कोई NTBs के साथ साथ इशूज़ को भी कॉप अप करें, इशूज़ को भी सॉल्व करें। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना चाहिए MSME का, जिससे कि वो एडवांटेज हो FTAs का कॉन्सोनेंस विद द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के साथ साथ जो FTAs का कॉन्सोनेंस है वो भी अच्छा रहे। इस वजह से हमें क्या बहुत सारे MSME को एडवांटेजेस देना चाहिए। हमें एक ऑब्जेक्टिव डेवलप करना चाहिए जिससे डाटाबेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ FTA, जिसमें हम लोग क्या जो FTA का डाटा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। अच्छा इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चाहे स्टेट वाइज हो, आउटरीच हो और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, इनमें अच्छा जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए। जो यूज़ करना चाहिए हमें ट्रेड रेमेडीज़ की, जैसे कि चाहे हमारा एंटी डंपिंग हो गया, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ हो गया, जो अंडर FTA आते हैं सबको हमें अच्छे से ट्रेड रेमेडीज़ को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, जिसको AEO स्टेटस बोलते हैं। जो सेंटर हेड एक्सटेंडेड AEO स्टेटस टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स। ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स किसको स्टेटस दिया है? जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स को दिया गया। मेन क्या इसको हम गो थ्रू करें। जो AEO प्रोग्राम है ये अंडर आता है एजिस ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क, इसके अंडर आता है ये। इसका एम है कि एनहेंस करता है इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ लेजिटिमेट गुड्स। जो लेजिटिमेट गुड्स है उसके सप्लाई चेन को एनहेंस करने के लिए, इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स को एनहेंस करने के लिए और सिक्योरिटी फैसिलिटी मूवमेंट को एनहेंस करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये सिंक करता है कमिटमेंट्स सिंक विद द कमिटमेंट्स मेड अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसके साथ साथ ये सिंक भी करता है और ये इनेबल करता है इंडियन कस्टम्स को कि वो एनहेंस कर पाए अपनी स्ट्रीम में कार्गो सिक्योरिटी को थ्रू क्लोज कोऑपरेशन विद द प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंटरनेशनल सप्लाई चेन। इंटरनेशनल सप्लाई चेन के साथ साथ ये कोऑपरेशन बना पाए और जो मेन प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं उसको भी कोप अप कर पाए। नेक्स्ट आता हमारा इंडिया का इंटरनेशनल बुलिंगटन एक्सचेंज। अब जो इंडिया इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज है क्या है ये हमारा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये बन गया फर्स्ट ट्रेड कम क्लियरिंग मेंबर एट IIBX इंडियाज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। जो बुलियन रेफर करता है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ऑफ हाई प्योरिटी दैट इज ऑल्सो केप्ट इन द फॉर्म ऑफ बार इंगॉट्स और कॉइन्स। तो बुलियन का मतलब होता है कि कोई फिजिकल गोल्ड हो, यस, जो हाई प्योरिटी के गोल्ड या सिल्वर हो, हाई प्योरिटी का हो, जो बार के फॉर्म में या फिर इंगॉट्स या फिर कॉइन्स के फॉर्म में रखा जाता हो। अबाउट क्या है इसका, जो एस्टेब्लिश किया गया था गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज IFSC के अकॉर्डिंग हुआ था। ये गांधीनगर में गुजरात 2022 में किया था। रेगुलेट किया जाता है IFSC ऑथराइज अथॉरिटी के द्वारा। प्रमोट किया गया इंडिया की लीडिंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के, इसके द्वारा इसको प्रमोट किया गया। बेनिफिट्स क्या है? ये गेटवे टू इम्पोर्ट बुलियंस इनटू, ये गेटवे की हम लोग इम्पोर्ट करेंगे बुलियंस इनटू इंडिया। हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फैसिलिटेड गोल्ड एंड सिल्वर है जो है हाई प्योरिटी का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्पोर्ट कर पाएंगे इंडिया में। ये प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड क्लास बुलियन एक्सचेंज को, इकोसिस्टम को, जो प्रमोट करता है बुलियन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट इन बुलियन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटेट करता वॉल्टिंग फैसिलिटीज ऑफ IFSCs को, जो वॉल्टिंग फैसिलिटी है उसको भी प्रमोट करता है। अब आता हमारा इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स VIX। ये क्या होता है? जो रिसेंटली इंडिया ने VIX से सर्च किया है, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ऑफ 21 से ज़्यादा की होनी चाहिए। इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ये हाईली हाई वॉलेटिलिटी का आता है मार्केट कि ये मेजर्स होता है कि अमाउंट ऑफ विच एन अंडरलाइंग इंडेक्स और एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट, कि किस पे ये जो अंडरलाइन इंडेक्स है ये फ्लक्चुएट करेगा। नियर टर्म्स 30 कैलेंडर डेज में माना जाता है, 30 डेज के अंदर। जो हायर इंडिया VIX वैल्यू होता है ये हायर द एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी एंड वाइस वर्सा, ये रहता है इसका।
जितने आपके VIX वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी उतनी वॉलेटिलिटी कम होगी। सेम आपका आता है कि ये बेस्ड होता है इंडेक्स ऑपरेशन प्राइस ऑफ निफ्टी पे, यूज़ करता है कंप्यूटेशन मेथडोलॉजी ऑफ शिकागो बेस्ड ऑपरेशन एक्सचेंज CBOE का ये यूज़ करते हैं इसमें। और इसमें बोला गया कि ये जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वॉलेटिलिटी इंडेक्स को, ये US मार्केट में 1993 में इसको यूज़ किया गया था। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें, जो कहता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। जो CBT है, CBDT इसने नोटिफाई किया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को कि जो फाइनेंशियल 2024-2025 के लिए कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसके बारे में, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है जो ये प्रॉफिट अराइज कर रहे हैं इस सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स के साथ, चाहे वो स्टॉक हो, बॉन्ड हो, ज्वेलरी हो, बिल्डिंग हो, इसके साथ साथ, और जो ड्यूरेशन 12 से 36 महीने के लिए होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको इन्फ्लेशन या फिर इसमें ज़्यादा प्रॉफिट इसमें आ रहा है अगर आप स्टॉक, बॉन्ड्स, ज्वेलरी या फिर बिल्डिंग्स में आप कर रहे हो। जो CIA इसके बारे में कि नोटिफाई किया गया अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 हर साल, every year it is used by the taxpayers to compute gains arising out of the sale of capital assets for adjusting for inflation। क्या इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के लिए जो टैक्स पेयर हैं वो इसके जो गेन्स हैं कैपिटल एसेट्स के बेच के उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट पॉट थ्योरी। पॉट थ्योरी क्या है, जो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ जो पॉपुलरली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैनर्ड केन्स के द्वारा दी गई थी। कि पॉट क्या है कि ए राइज इन इंडिविजुअल सेविंग्स बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज कैन कॉज ए फॉल इन द ओवरऑल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बोला गया इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि कोई अगर इंडिविजुअल सेविंग्स बढ़ाता है, अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज पे अमाउंट खर्च करके अपने जो इंडिविजुअल सेविंग्स बढ़ाता है, इससे बोला जाता है कि आगे जाके ओवरऑल जो होता है कि जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा फॉल आ जाता है। ये बिलीव किया जाता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करोगे इज बेटर फॉर द वाइडर इकोनॉमी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करोगे तो वो वाइडर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और बोला कि जो इकोनॉमी कैन ग्रो ओनली बाय बूस्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, और इकोनॉमी तभी ग्रो करती है जब कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा हो। क्रिटिसिज्म ऑफ पोर्ट्स क्या है कि बोला ये इग्नोर करता है कि पोटेंशियल फॉर द सेव्ड इनकम टू बी लेंट आउट बाय द बैंक। ये इग्नोर करता है जो पोटेंशियल जो सेव्ड जो बैंक्स हैं जो सेव इनकम को लेंड करती है फिर देती हैं, ये उसको इग्नोर करता है। ये ऑल्सो इग्नोर करता है जो पोटेंशियल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है इकोनॉमी का उसको भी ये क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। UN पैनल फॉर क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक ये रहता हमारा क्या है, UN ने एक अपॉइंट किया है क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स के लिए पैनल को। जो पैनल का मेन एम है कि ये क्या करेगा, सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो अक्रॉस क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स के होते हैं, वैल्यू चेन्स के होते हैं, वो एक डेवलप करेंगे सेट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स को और वॉलंटरी प्रिंसिपल को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए उसको सेटअप करेंगे। इसका मेन होगा कि एड्रेस करेगा इश्यूज जो कि आप रिलेटेड हो किसी इक्विटी से रिलेटेड, ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। इससे ये कोई इशूज हो उसको ये एड्रेस करेगा। जो पैनल का ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है गवर्नमेंट और इंटर गवर्नमेंट एक्टर्स भी होते हैं इसमें, यूरोपियन यूनियन हो गया आपका, अफ्रीकन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडिया, ये सब होगा इसमें आपके। क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स होते हैं, ये एसेंशियल होता है कंपोनेंट्स इन मेनी ऑफ द टुडे रैपिडली ग्रोइंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। जो अभी की ग्रीन और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इसके कंपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होता है, चाहे वो आपकी विंड टर्बाइन हो या फिर सोलर पैनल हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। एग्जाम्पल होता है जैसे आपको कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ये बहुत ज़्यादा इसमें नेसेसरी होते हैं आपके। चैलेंजेस क्या है इसके द्वारा जो फेस किया जा रहा है, सबसे पहले आपका ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, कि कुछ कंट्रीज में जो मेजर रिजर्व होते हैं इसके, ये जियो पोलिटिकली टेंशन रहता है, इधर पे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी हो जाता है इन जगहों पे कभी कभी। मान के चलते हो लिथियम ट्रायंगल है जो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया में है, वो हो गया इसका। अनसस्टेनेबल माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, ये क्या होता है जो वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्शन करता है इकोसिस्टम को, और ह्यूमन राइट इशूज हैं जैसे चाइल्ड लेबर उसको भी ये वायलेट करता है। ग्रोइंग डिमांड, जो मिसमैच होता है डिमांड्स एंड सप्लाई का, वो भी इसमें बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू द जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो डिमांड करती है क्रिटिकल मिनरल्स इज सेट टू ग्रो बाय 3.5 times by 2030।
तो लोग 3.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब 3.5 गुना बढ़ जाएगा। ये 2030 तक ये बढ़ जाएगा, अभी जितना उसे 2030 तक 3.5 गुना बढ़ जाएगा। की इनिशिएटिव क्या है ग्लोबल लेवल पे कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जो लॉन्च किया गया था, जो टू ब्लॉस्टर क्रिटिकल एनर्जी मिनरल सप्लाई चेन्स। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट, जिससे क्या होता है जो जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन हो उसको ये बढ़ाता है। इंडिया भी इसका एक पार्ट है। क्रिटिकल मिनरल्स मैपिंग इनिशिएटिव ये भी एक है हमारा, लाइक ग्लोबल लेवल पे यूएन फ्रेमवर्क होता है जो ट्रांजिशन फॉर क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स इस पे होता है, रेगुलर होता है। ये लॉन्च किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2024, ये लॉन्च किया जाएगा। इंडिया लेवल पे क्या हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 30 क्रिटिकल मिनरल क्रूशियल हैं जो हमारे सेल्फ रेजिलियंस के लिए, उनको हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पार्टनरशिप की हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें हमारा लिथियम और कोबाल्ट है, एंड अर्जेंटीना विथ फॉर लिथियम के लिए अर्जेंटीना से हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया। खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, जो एक आइडेंटिफाई फॉर्म एंड आइडेंटिफाई एक्वायर्स प्रोसेस ऑफ मेक कमर्शियल यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, ये कमर्शियल ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के प्रोसेस को देखता है ओवरसीज लोकेशन पे फॉर द सप्लाई इन इंडिया, जो इंडिया के सप्लाई के लिए इस ओवरसीज लोकेशन में इसको ये देखता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है इसने इश्यू किया एक वार्निंग अगेंस्ट ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग है क्या कि जो प्राइसिंग टेक्निक इन विच फर्म्स एडवर्टाइज ओनली पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस, कि किसी प्रोडक्ट का सिर्फ पार्ट का ही एडवर्टाइज करते हैं और रिवील करते हैं अदर चार्जेस लेटर टू द कंज्यूमर गोज थ्रू द बाइंग प्रोसेस, और जो बाकी का चार्जेस बाद में रिवील करते हैं जब वो उसे बाइंग प्रोसेस के जरिए जाता है। मेन ये होता है, ये यूज किया जाता है टैक्टिक जिससे अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को इनटू इनिशिएटिंग द परचेजिंग प्रोसेस, जिसमें ये अट्रैक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को और बोलते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है डार्क पैटर्न अंडर गाइडलाइंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स। एज पर द डार्क पैटर्न्स उसके जरिए ये क्या बोला जाता है, डार्क पैटर्न माना जाता है। इसके अंदर आता है ये, ओके। बोला गया जो डार्क पैटर्न ये रेफर करता है एक प्रैक्टिस अडॉप्ट बाय ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट मिसलीड पीपल इनटू पेइंग फॉर आइटम्स और सर्विस दैट डिड नॉट इंटेंडेड टू डू ओरिजिनली। तो डार्क पैटर्न क्या होता है, एक ऐसी सर्विस होती है जिसके लिए आप ऑनलाइन पे करते हो, लेकिन जब आप देखते हो जब उसमें लेने के बाद में वो चीज़ें होती ही नहीं है और उसके लिए फिर आपको अलग से पे करना पड़ता है, ये डार्क पैटर्न माना जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है 2024 का, ये रिलीज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। बोला जाता है कि मेजर्स टू सेट द फैक्टर्स एंड पॉलिसीज जो इनेबल करते हैं सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। सेकंड एडिशन होता है इस इंडेक्स का दैट इवॉल्व फ्रॉम द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स सीरीज, इससे आता है। जो TTCI है ये फ्लैगशिप इंडेक्स होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और सेट बीन प्रोडक्शन सिंस 2007 से आ रहा है। जो इंडिया का इसमें हम लोग रैंक देते हैं ट्रैवल डेवलपमेंट इंडेक्स में कि इसका 39 होता है 2014 में, जो कि 2021 में 54 था, मतलब हमारा ये बड़ा ही है। नेक्स्ट आता है हमारा ईशान इनिशिएटिव। क्या है, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है स्टार्ट किया वर्क ऑन ईशान इंडिया सिंगल स्काई हार्मोनाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव, इसको बढ़ाया है। अब जो ये मेन इनिशिएटिव है इसका मेन मोटिव क्या है, क्या अबाउट ईशाना बोलते हैं कि ये इन्वॉल्व करता है कंबाइनिंग इंडियन फॉर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन इनटू सिंगल सिस्टम ओवरसीज फ्रॉम नागपुर। एक सिंगल सिस्टम में इसको ये करता है, इनरोल करता है, इसको यूज करता है। करेंटली जो इंडियन एयर स्पेस है डिवाइड होता है 4 FIR मुंबई रीजन में, मतलब 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होता है। जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होता है FIR होता है, जैसे कि आपको मुंबई हो गया, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये 4 रीजन में डिवाइड होता है। एंड एक सब FIR भी आता है जो गुवाहाटी को माना जाता है, जिसको सेपरेटली मैनेज किया जाता है। जो ये FIRs हैं ये अंडर ए सिंगल अथॉरिटी में आते हैं नागपुर के, जो प्रोजेक्ट करते हैं इसकी इम्प्रूव एफिशिएंसी को, सेफ्टी को और सीमलेस एयर ट्रैफिक ऑपरेशंस को, ये इसको ओवरव्यू करते हैं या फिर संभालते हैं, जो ईशान इनिशिएटिव है, ओके। सो लाइक अच्छा, ये इधर पे हमारा खत्म होता है ये वाला PDF। नेक्स्ट जो हमारा वो सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो होगा, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग अपडेट करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग हियर और समझने के लिए या फिर हमारे साथ कैरी ऑन करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपना सिक्योरिटी का करेंगे। अभी जो भी वीडियोस है इसमें आपको कुछ भी
फीडबैक देना हो तो उसके लिए प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू ही सीरीज है जो हमने स्टार्ट की है। एंड ये लाइक अगर मैं आपको बोलूँ रिसेंटली, लाइक वन ऑफ माई स्टार्टिंग लेक्चर्स ओनली। अभी मैं इतना ज़्यादा इसमें अवेयर नहीं हूँ कैसे क्या करना है, बट वी विल गो थ्रू इट। एंड अगर सही रहा तो हम लोग वी विल गो थ्रू ऑल द करंट अफेयर्स मटेरियल, मंथली मैगजीन्स ऑल्सो टिल 2025 मेंस। ओके, इसमें हम लोग द हिंदू भी कवर अप करेंगे एंड जो हमारे डेली न्यूज़ रहती है वो भी हम लोग कवर करेंगे इसमें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।